तो आज हम लोग एविडेंस एक्ट के चैप्टर 1 से शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर एविडेंस एक्ट मतलब भारतीय साक्षर नियम अभी जो नया प्रोमulgate हो गया है। तो ये वन ऑफ द आपका टॉपिक है बिहार एपीओ के लिए या सारे भी एपीओ के एग्जाम में भारतीय साक्षर नियम जरूर ही पूछा जाता है, एक सिलेबस का पार्ट रहता है और इक्वली ये जुडिशियल सर्विस के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बियर एक्ट को ध्यान से समझेंगे, कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल एनालिसिस के साथ कि किस तरह से हम लोग को एक्ट को समझना है। ठीक है, तो आप देखें कि जैसा कि देख सकते हैं बियर एक्ट को, ठीक है, तो यहाँ देखिए दिस एक्ट आपका सेक्शन 1 को देख लें आप, सेक्शन 1 क्या कहता है कि दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज भारतीय साक्षर नियम 2023, मतलब कि इसको क्या कहा जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये लग रहा होगा आसान, बट ये कठिन हो सकता है, जबकि बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दे दिया जाए और आपके ध्यान में ये मतलब तो बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। इस तरह से इस पेपर क्वेश्चन पहले भी एविडेंस एक्ट से पूछे जाते रहे हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा। कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा। अच्छा, इसके अलावा कहाँ होगा, कोर्ट मार्शल में भी अप्लाई होगा। कोर्ट मार्शल, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। कोर्ट मार्शल में एप्लीकेशन इसका है कि नहीं है, तो कोर्ट मार्शल में भी अप्लाई होगा। कहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, तो पहला एफिडेविट्स में अप्लाई नहीं होगा और दूसरा आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, तो ये दो जगह पर इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। तो ये बातें सेक्शन 1 की है। और एक बात क्या है कि जब भी ऑफिशियल गजट में जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो है इम्प्लीमेंट करा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ऑफिशियल गजट में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट सूचना देगी तब से ये अप्लाइड माना जाएगा। तो इतनी सारी ही बातें आपके सेक्शन 1 की है। इससे दो ही तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे आ जाते हैं, इससे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 1 हो गया। अब देखिए सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 2 जो है वो है आपका डिफिनीशन क्लाउज। ठीक है, क्या इसमें दिया गया है, डेफिनीशन। ठीक है, ये डेफिनीशन इसमें दिया गया है। अब सेक्शन 1 के जो है ए में क्या दिया गया है, देखिए सब सेक्शन 1 के ए में क्या दिया है, 21A। इसमें जैसे लिखा गया पहले ही आप देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब जब तक कि जिस संदर्भ में बोला गया है दूसरे तरह से रिक्वायर नहीं कर रहा है, दूसरा रिक्वायरमेंट नहीं हो, तब तक क्या होगा, जो डेफिनीशन यहाँ पर दिए गए हैं उसको एज इट इज आपको समझना है, उसका डेफिनीशन वही होगा। तो जैसे कि ए में क्या दिया गया है, कोर्ट, तो कोर्ट का यहाँ पर क्या परिभाषा दिया है, कोर्ट में कौन कौन से आएंगे, तो जजेज आएंगे, मैजिस्ट्रेट आएंगे, जो भी पर्सन लीगली ऑथराइज्ड है, लीगली ऑथराइज्ड है ना, टू टेक एविडेंस। ठीक है, लेकिन कौन नहीं आएगा इसमें, एक्सेप्शन क्या है, आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, तो आपने ऊपर भी देखा सेक्शन 1 में भी कि आर्बिट्रेटर्स में ये अप्लाई नहीं होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, और ना ही एफिडेविट्स में होगा। कोर्ट भी इसमें इसको कोर्ट भी किसको नहीं करें, आर्बिट्रेटर्स को कोर्ट नहीं कहेंगे, लेकिन कोर्ट कहेंगे कि इसको जजेस को कहेंगे, मजिस्ट्रेट को कहेंगे, और कोई भी पर्सन जो लीगली ऑथराइज है एविडेंस को टेक करने के लिए। तो इतनी बातें हो गई आपके सेक्शन 21A की। अब बी में जो डिफिनीशन दिया गया है यहाँ पर, वो दिया गया कंक्लूसिव प्रूफ की। तो कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष, जिससे निष्कर्ष निकल आए कि ये चीज एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर इस अधिनियम द्वारा एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट को का
कंक्लूसिव प्रूफ अगर माना गया है तो एक फैक्ट के प्रूफ हो जाने पर दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूव्ड माना जाएगा और डिसअप्रूवल के लिए फर्दर एविडेंस अलाउ नहीं होगा। तो इस बात को कैसे समझना है कि अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ माना गया है इस अधिनियम द्वारा, कंक्लूसिव प्रूफ, तो एक फैक्ट के प्रूफ होने पर दूसरा फैक्ट क्या माना जाएगा, प्रूव्ड जाएगा। ठीक है, और फर्दर जो है डिसअप्रूवल के लिए एविडेंस अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी ही सारी बातें इसमें कह रहा है। अगर आप वर्डिंग्स को देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या कर रहा है कि अधिनियम टू बी डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। ठीक है, वन फैक्ट is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another, the court shall on proof of one fact regard the other as proved, है ना, shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। समझिए बात को, यही बातें यहाँ पर कही जा रही है आपको। ठीक है, अब इसके एक उदाहरण को आप देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ए है, वो बी की वाइफ है। ठीक है, तो बी ने एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल किया, ठीक है, कि ए जो है उसकी पत्नी है, वाइफ है, और बी के फेवर में ये जजमेंट आ गया। ठीक है, बी के फेवर में ये जजमेंट आ गया। अब क्या है कि ए क्लेम करती है कि वो किसी डी की पत्नी है ना, तो डी के मरने के बाद ये बातें हो रही है, तो सी अगर इस जजमेंट को लाकर दे दे तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप प्रूफ हो जाए कि ए डी की पत्नी नहीं है। मतलब एक फैक्ट के प्रूफ हो जाने पर दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कंक्लूसिव प्रूफ के उदाहरण थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। थोड़े से अगर आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड रखें तो बेयर एक्ट को समझना बिल्कुल आसान है। उसके एक-एक वर्ड को, एक कीवर्ड को निकालना है, उसको समझना है, उसके हल्के से आपको समरी बनाने हैं, अपने वर्ड्स में लिखने हैं। बस इतना काम आपको करना है। आप अपने आप इसको बिल्कुल ईज़िली समझ जाएँ। कोई भी एक्ट हो, वो इसी तरह का होता है। जो आप वर्ड्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको सीआरपीसी में दूसरा प्रॉब्लम कुछ हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। यही यही लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल हर जगह है। अगर आप लैंग्वेज इसको पढ़ना सीख गए इसका, तो आप किसी भी एक्ट को बहुत ईज़िली आप समझ जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप बिल्कुल ही जो प्लेलिस्ट में जो भी चैप्टर्स आएँगे बताते बताते रहेंगे हम, उसको आप देखते रहिए और आपका अपना कॉन्सेप्ट बनते जाएगा और किस तरह से आपको पढ़ना है, ये भी पता चलते जाएगा। फर्दर हम लोग सब्सिक्वेंटली जो है केस लॉज पर भी चर्चा करेंगे, जहाँ-जहाँ केस लॉ की ज़रूरत होगी, जहाँ पर एनालिसिस की ज़रूरत होगी, तो बिल्कुल ही आप इस सीरीज़ को वॉच करें और देखें, आपको फ़ायदा बिल्कुल होगा।